हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ के पिछली 2 क्लास में हमने प्रतिबाधा के बारे में अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि प्रतिबाधा 2 टाइप की थी। एक को कहा था ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, और दूसरे को हमने कहा था ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, अंतरण प्रतिबाधा। इस क्लास में हम कोई भी जाल होगा, जैसे चतुर्थ टर्मिनल जाल है या उसका कह दो 2 पोर्ट नेटवर्क, द्विद्वारक जाल है, उसके व्यवहार को स्पेसिफाई करने के लिए किन किन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, उन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। फोर टर्मिनल कह दो इसको, या कह दो 2 पोर्ट नेटवर्क, द्विद्वारक या चतुर टर्मिनल जाल के पैरामीटर्स। मतलब उसको स्पेसिफाई करने के लिए किन किन पैरामीटर्स यानी प्राचलों की आवश्यकता होगी। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये कोई चतुर टर्मिनल जाल कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एक नेटवर्क N है, चतुर टर्मिनल जाल है, इसका मतलब इसमें 2 इनपुट हो जाएंगे, 1 2 इनपुट हो गए और 2 इसमें हो जाएंगे आउटपुट, 2 आउटपुट हो गए 2 ये हो गया 2 पोर्ट और 4 टर्मिनल नेटवर्क। अब इसके ये जो 2 इनपुट टर्मिनल है, यानी इनपुट टर्मिनल का जो पेयर है, इसमें जैसे दोनों टर्मिनल के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स लगा होगा, सपोज वोल्टेज मैं कंसिडर कर लूँ V1 और इसमें फ्लो होने वाली करंट को कंसिडर कर लूँ I1। ऐसे ही आउटपुट में कंसिडर कर लूँ वोल्टेज V2 और फ्लो होने वाली करंट को कंसिडर कर लूँ I2। इसका मतलब 4 टर्मिनल जो नेटवर्क है उसमें ये 4 क्वांटिटीज हो गई, V1, V2, I1 और I2, जिनका हमें मेजरमेंट करना है। मतलब 4 टर्मिनल नेटवर्क में इन 4 राशियों का मेजरमेंट किया जा सकता है। अब पैरामीटर क्या होंगे? पैरामीटर्स जो होंगे वो इस चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार के विश्लेषण के लिए आवश्यक पैरामीटर यही हैं। वो जो पैरामीटर हैं वो इन्हीं 4 राशियों के रूप में व्यक्त किए जाएंगे। यानी इन 4 राशियों के रूप में पैरामीटर कैसे कैसे व्यक्त करें ताकि वो इस चतुर टर्मिनल जाल के संपूर्ण व्यवहार को स्पेसिफाई कर दें, एक्सप्लेन कर दें, उनको कहा जाएगा इस चतुर टर्मिनल जाल के पैरामीटर्स। तो यानी पैरामीटर वैसे अलग से कुछ नहीं है, इन्हीं के फॉर्म में होंगे। जैसे हो सकता है एक पैरामीटर V1 V2 के फॉर्म में हो गया, हो सकता है एक I1 I2 के फॉर्म में हो गया, हो सकता है एक V1 I1 के फॉर्म में हो गया। इस प्रकार चतुर टर्मिनल जाल के जो पैरामीटर्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं पैरामीटर्स। फर्स्ट Z पैरामीटर, और इसको कहेंगे ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर। खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। सेकेंड Y पैरामीटर, Y प्राचल, और इसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, यानी लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल। और थर्ड होगा H पैरामीटर, H प्राचल, और कहेंगे इसको हाइब्रिड पैरामीटर, संकर प्राचल। यानी चतुर टर्मिनल जाल को स्पेसिफाई करने के लिए 3 टाइप के पैरामीटर है, Z, Y एंड H पैरामीटर। तीनों के बारे में हम अलग अलग डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं Z पैरामीटर की। तो फर्स्ट होगा
जेड पैरामीटर, एक और नाम हमने इसको दिया है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। वो क्यों दिया अभी हम चेक करेंगे। अब ये हमने बताया कि सारे जो जेड पैरामीटर होंगे वो इन्हीं चार राशियों के फॉर्म में होंगे, V1, V2, I1 और I2। अब मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि ये हमने जो 4 टर्मिनल नेटवर्क कंसिडर किया है उसके इनपुट में वोल्टेज को स्मॉल v1 लिख रहा हूँ, आउटपुट को स्मॉल v2, इनपुट वाली करंट को स्मॉल i1 और आउटपुट करंट को लिख रहा हूँ स्मॉल i2। इसका मतलब यहाँ ये जो क्वांटिटीज हो गई वो ये हो गई v1, i1, v2 और i2। अब ये जो चार राशि हैं इनमें से पैरामीटर डिफाइन करने के लिए किन्हीं दो राशियों को हमें इंडिपेंडेंट मानना होगा। तो जिन दो को इंडिपेंडेंट मानेंगे बाकी दो जो बचेंगी वो उन पर डिपेंडेंट होंगी। इसका मतलब दो तो स्वतंत्र हो जाएंगे और दो हो जाएंगे प्रतंत्र। मैं कंसिडर कर रहा हूँ यदि I1 व I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर माने तो I1 और I2 अगर स्वतंत्र हो गए इसका मतलब V1 और V2 जो हैं वो I1 और I2 के फॉर्म में हो जाएंगे। तो V1 ऐसे कंसिडर कर लूँ स्मॉल v1 एज ए फंक्शन ऑफ f1 लिख दूँ I1 कोमा I2 और स्मॉल v2 लिखा जाएगा फंक्शन f2 मान लो इसको एज ए फंक्शन ऑफ I1 कोमा I2। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ, इसको इक्वेशन दे दिया सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का मैं परफेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, पूर्ण अवकलन। समीकरण एक का पूर्ण अवकलन परफेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर, पूर्ण अवकलन करूँगा इधर, एक का अवकलन किया तो लेफ्ट हैंड साइड में dv1, फिर f है फंक्शन I1 और I2 का, इसका मतलब f1 या कह दो v1, तो v1 का एक बार I1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और फिर होगा I2 के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखूंगा डेल v1 बाई डेल I1, v1 का I1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू di1 प्लस डेल v2 अपॉन डेल I2 इंटू होगा di2। इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली समीकरण दो का भी हम पूर्ण अवकलन करेंगे, इसको लिख देंगे dv2 इज इक्वल टू, इसी तरीके से डेल v1 की जगह v2 आ जाएगा बाई डेल I1 di1 प्लस डेल v2 बाई डेल I2 इंटू di2। ये इक्वेशन 4। यहाँ देखो सॉरी यहाँ v1 होगा, v2 नहीं होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट इक्वेशन में इसमें v1 ही I1 और I2 का फंक्शन है, तो पहले v1 का I1 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा और फिर v1 का हो जाएगा I2 के रेस्पेक्ट में। दूसरी में v2 का I1 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, इसी प्रकार v2 का हो जाएगा I2 के रेस्पेक्ट में। अब देखो हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमने ये विद्युत परिपथ लिया है इसमें विद्युत परिपथ में जो स्रोत लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अवयव जो लगे हुए हैं, जैसे प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, संधारित्र है, ऐसे ही अवयव लगे हैं। यानी या ऐसे कह दूं कि इसमें अवयव ऐसे लगे हैं जिनके लिए वोल्टेज और करंट के मध्य जो ग्राफ है वो सरल रेखा है, तो ऐसे अवयवों को कहा जाएगा रेखीय अवयव। तो यदि विद्युत जाल में रेखीय अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र आदि जुड़े हों, अगर जुड़े होंगे इसका मतलब रेखीय अवयव होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो इस ग्राफ का जो स्लोप है
वो मैं लिखूंगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ का स्लोप है वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर ऐसा जुड़ा होगा इसका मतलब वी और डेल वी अपॉन डेल आई कांस्टेंट होगा। ये जो इक्वेशन यहाँ बन रही है इसमें देखो यहाँ डेल वी वन अपॉन डेल आई वन है, फिर डेल वी वन अपॉन डेल आई टू, फिर डेल वी टू अपॉन डेल आई वन, और ये है डेल वी टू अपॉन डेल आई टू, यानी वी का आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो अगर ये रेखीय अवयव हैं इसका मतलब इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या ऐसे कह दूँ वो क्या होगा, नियत होगा। फिर उस नियत को लिखेंगे क्या हम, क्योंकि ये वी अपॉन आई आ रहा है तो आप जानते हो रेजिस्टेंस प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। इसका मतलब ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिबाधा। तो यहाँ लिख देता हूँ कि आर एल और सी आदि जुड़े हों तो डेल वी अपॉन डेल आई का मान नियत होगा तथा इसकी विमा डायमेंशन प्रतिबाधा की विमा के तुल्य होगी। प्रतिबाधा इम्पेडेंस प्रतिबाधा की विमा के तुल्य होगी। ठीक है। सेकंड, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, मान ले रहा हूँ, माना जैसे यहाँ करंट में चेंज डी आई वन है, करंट में परिवर्तन स्मॉल डी आई वन को मान रहा हूँ कैपिटल आई वन, इसी प्रकार स्मॉल डी आई टू को मान रहा हूँ कैपिटल आई टू, फिर स्मॉल डी वी वन को मान रहा हूँ कैपिटल वी वन, और स्मॉल डी वी टू को मान रहा हूँ कैपिटल वी टू। ठीक है, ऐसा यहाँ पुट करेंगे। देन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर इम्प्लाइज, तो इक्वेशन थर्ड और फोर मॉडिफाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ये कैपिटल वी वन इज इक्वल टू डेल वी वन अपॉन डेल आई वन, इसको प्रतिबाधा जेड वन वन कह दूँ मैं, फिर आई वन प्लस डेल वी वन अपॉन आई टू, इसको कह दूँ क्योंकि ये दोनों वन वन आ रहे थे इसलिए मैंने वन वन लिख दिया। इसमें एक वन आ रहा है एक टू आ रहा है, इसको लिख दूँ जेड वन टू, डी आई टू को लिख दिया आई टू, और वी टू इज इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन से इसको लिख दिया टू वन आ रहा है तो जेड टू वन, डी आई वन को लिख दिया आई वन, प्लस ये आ गया टू टू जेड टू टू, और ये हो गया आई टू। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 5 और इसको इक्वेशन दे देता हूँ मैं 6। इसका मतलब यहाँ अपने पास प्रतिबाधा पैरामीटर 4 हो गए, Z11, Z12, Z21 और Z22। इनको डिफाइन करेंगे हम, और ये जो चार होंगे वही चतुर टर्मिनल जाल के Z पैरामीटर होंगे। अब इनको डिफाइन करने के लिए इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करेंगे हम, इक्वेशन 5 और 6 का। देखो सबसे पहले Z11 अगर फाइंड आउट करें तो इसका मतलब अगर I2 की वैल्यू 0 हो जाए तो Z11 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। तो इक्वेशन 5 से लिख रहा हूं यहाँ, इक्वेशन 5 इंप्लाइज इफ I2 इज इक्वल टू 0 देन तो क्या होगा, Z11 हो जाएगा V1 अपॉन I1। अब देखो V अपॉन I का जो रेशियो हम कह रहे हैं इम्पिडेंस होगा। अब यहाँ वोल्टेज भी पहला ही है, मतलब इनपुट का ही है, करंट भी इनपुट का ही है, तो हमने डिफाइन किया था इस प्रकार की प्रतिबाधा को हमने क्या कहा था, निवेशी प्रतिबाधा, या कहा था परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। लेकिन 1 इनपुट के लिए ही है, इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो गया, निवेशी प्रतिबाधा। तो इसको मैं नाम दे दूं ZI। अब लेकिन ये ZI आ कब रहा है, जब I2 का मान क्या आ रहा है, 0। तो इसको ZI को क्या लिखा जाएगा, खुले परिपथ, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट का मतलब क्योंकि I2 हमने क्या लिया है, 0। खुले परिपथ निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, क्योंकि I2 मतलब निर्गम वाला परिपथ अगर आपने ओपन ले लिया
तो निवेशी वोल्टा निवेशी धारा का जो अनुपात है वो निवेशी प्रतिबाधा कहलाएगी, इसलिए इसको खुला परिपथ निवेशी प्रतिबाधा कह दिया। खुला परिपथ मतलब खुला कौन सा होगा, निर्गम वाला। इसी प्रकार इसी इक्वेशन से इक्वेशन 5 इंप्लाइज अगर Z12 कैलकुलेट करना चाहूँ तो I1 को क्या मान लूँ, 0। इफ I1 इज इक्वल टू 0 देन उस इक्वेशन से क्या बन जाएगा, Z12 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2। अब देखो यहाँ ये भी वोल्टेज और करंट का रेशियो, इसका मतलब है तो ये प्रतिबाधा ही, लेकिन वोल्टेज तो इनपुट में है, करंट है आउटपुट में, इसका मतलब एक में वोल्टेज दूसरे में करंट, ऐसी प्रतिबाधा को हमने कहा था अंतरित प्रतिबाधा। अब ठीक है, लेकिन यहाँ करंट जो आ रहा है वो दूसरे में आ रहा है, पहले को आपने क्या कंसिडर किया है, ओपन सर्किट, मतलब जो आपने नेटवर्क माना था उसके करंट इसमें है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है और वोल्टेज आप इसमें मापन कर रहे हो, इसका मतलब ये जो प्रतिबाधा है वो होगी व्युत्क्रम प्रतिबाधा, रिवर्स। तो इसको मैं लिख दूंगा ZR। ये भी किसके लिए है, ओपन सर्किट। अब ओपन कौन सा है, पहले वाला, तो खुले परिपथ, खुले परिपथ। अब खुला परिपथ इनपुट वाला है तो I1 इज इक्वल टू 0, व्युत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, रिवर्स ट्रांसफर इम्पेडेंस, रिवर्स के लिए यहां आ जाएगा R। इसी प्रकार अब यूज कर रहे हैं इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 इंप्लाइज इसी टाइप में, इसमें पहले I2 0 कंसिडर कर लूं। इफ I2 इज इक्वल टू 0 देन I2 0 होगा तो Z21 आ जाएगा V2 अपॉन I1। फिर देखो वोल्टेज और करंट का रेशियो, वोल्टेज आउटपुट में करंट इनपुट में, इसका मतलब ये फिर क्या हो गई, अंतरित प्रतिबाधा, लेकिन इस बार करंट फ्लो हो रहा है इनपुट वाले में, पहले आउटपुट वाले में हो रहा था तो उसको हमने कहा था रिवर्स व्युत्क्रम, अब इनपुट वाले में हो रहा है तो ये होगा अग्र। तो इसको लिखा जाएगा, अग्र को फॉरवर्ड कहेंगे तो इसको लिखेंगे ZF, यानी खुले परिपथ। अब खुला परिपथ इस समय कौन सा है, आउटपुट वाला, I2 इज इक्वल टू 0, अग्र अंतरित प्रतिबाधा, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पेडेंस, फॉरवर्ड के लिए यहाँ F आ गया। इसी प्रकार इक्वेशन 6 इंप्लाइज, उस इक्वेशन में I1 को 0 मान लूँ। इफ I1 इज इक्वल टू 0 देन I1 0 होगा, ये हट गया तो वहाँ से वैल्यू आएगी Z22 की, Z22 वहाँ से होगा V2 अपॉन I2। अब देखो यही वोल्टेज और करंट का रेशियो है, लेकिन वोल्टेज भी आउटपुट का है, करंट भी आउटपुट का है, इसका मतलब ये जो प्रतिबाधा है वो होगी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। अब जैसे वहाँ V1 अपॉन I1 दोनों इनपुट के थे, इसलिए उसको इनपुट इम्पीडेंस कह दिया था, निवेशी प्रतिबाधा। ये दोनों आउटपुट के हैं तो ये क्या हो जाएगी, आउटपुट इम्पीडेंस, तो इसलिए Z आउटपुट लगा दूंगा मैं इसको ZO। लेकिन खुला हुआ कौन सा है, इनपुट, तो खुले परिपथ, खुला परिपथ I1 इज इक्वल टू 0, इसको कहूँगा निर्गम प्रतिबाधा, आउटपुट इम्पेडेंस। इस प्रकार यहाँ जो Z पैरामीटर हैं, देखो ZI, ZR, ZF और ZO चारों प्रतिबाधाएं हैं, 2 तो निवेशी और निर्गम है और 2 हैं अंतरित प्रतिबाधाएं। लेकिन हर केस में देखो सब खुले परिपथ के लिए हैं, मतलब इसमें जैसे I2 0 मतलब निर्गम खुला हो गया, इसमें निवेशी खुला, फिर निर्गम खुला, फिर निवेशी खुला। इसलिए Z प्राचल का मैंने कहा था एक नाम और होता है, उसको कहा था खुला परिपथ प्रतिबाधा। मतलब इसको जब भी डिफाइन करेंगे तो इनपुट के लिए डिफाइन करेंगे तो आउटपुट वाला खुला रखेंगे, आउटपुट के लिए डिफाइन करेंगे तो इनपुट वाला खुला रखेंगे। यानी अब इनको मैं अगर Z पैरामीटर को लिखूं तो अपने पास अगर Z इनकी मैट्रिक्स बनाऊं मैं तो वो था Z11, Z12, Z21 और Z22। तो ये बन जाएगा Z11 क्या है, ZI
इनपुट इम्पिडेंस, ये है जेड आर, फिर ये है जेड एफ और ये होगा जेड ओ। ठीक है, इनको वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी V1 V2, Z11 की जगह क्या लिख दूं, ZI I1, फिर ZR I2, फिर Z21 की जगह क्या लिख दूं, ZF I1 और ये हो गया ZO I2। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स रूप में लिखूं, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी V1 V2 और राइट हैंड साइड में एक तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स ZI ZR ZF ZO और एक फिर कॉलम मैट्रिक्स बनेगी I1 I2, यानी वोल्टा मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रतिबाधा मैट्रिक्स इनटू धारा मैट्रिक्स। इस प्रकार देखो, हमने जब I1 और I2 को स्वतंत्र चर माना था तो V1 और V2 जो हैं वो I1 और I2 के फॉर्म में आ गए, और साथ में जो पैरामीटर काम में आए उनको हमने कहा है जेड पैरामीटर। और क्योंकि ये सारे के सारे जो जेड पैरामीटर हैं वो ओपन सर्किट के लिए हैं, इसलिए इनको खुले परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वाई पैरामीटर के बारे में। धन्यवाद।